आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे बिहार चुनाव के बारे में और बिहार चुनाव के संदर्भ में सीएसडीएस लोक नीति ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे के आंकड़े क्या हैं? नीतीश कुमार की दोबारा मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद है या तेजस्वी बनेंगे? सरकार किसकी बनेगी? इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसके लिए हमें आपकी जरूरत है, एक ऐसे समय में जबकि सच कहना बहुत मुश्किल काम है, पत्रकारिता और भी मुश्किल काम है। ऐसे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आप अगर हमें सत्य हिंदी सदस्यता अभियान के साथ जुड़े, हमारी आर्थिक मदद करें, आर्थिक भुगतान करें, तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। न केवल सत्य हिंदी के लिए बल्कि पत्रकारिता में भी आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसा मैंने कहा था कि सीएसडीएस लोक नीति एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जिसके सर्वे को पूरे देश में बड़ी गंभीरता के साथ लिया जाता है। बिहार चुनाव के मद्देनजर उन्होंने एक सर्वे किया है। इस सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं? नीतीश कुमार कितने लोकप्रिय हैं? तेजस्वी यादव उनको कितनी टक्कर दे पाते हैं? एलजेपी यानी चिराग पासवान किस हद तक वोट काट पाते हैं? कितना एनडीए को नुकसान पहुंचा पाते हैं या दरअसल वो नुकसान पहुंचा भी पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं? नीतीश कुमार के कामकाज से लोग कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं? कितने प्रतिशत लोग उनको दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? इन तमाम मसलों बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, ये जो आपने सर्वे किया है उसका एक डेटा मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि इस सर्वे के मुताबिक जो 10 से 17 अक्टूबर के बीच में हुआ है, इसमें जो सीएसडीएस लोकनीति के आंकड़े कहते हैं, इसके हिसाब से 243 की विधानसभा में इस वक्त एनडीए यानी नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन को 133 से 143 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि महागठबंधन जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं 88 से 98 सीटें मिल रही हैं। एलजेपी को 2 से 6% वोट ही मिल रहे हैं। जो आपका आंकड़ा कहता है उसके हिसाब से तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है वो लगता है कि एनडीए को मिल जाएगी। बिल्कुल आशुतोष, बस इसमें एक सुधार कर दूं। एलजेपी के 2 से 6 सीटों के 2 से 6 के बीच सीटें आने का अनुमान है, वो वोट प्रतिशत नहीं है। बाकी चीजें आपने सही बताई। और आप जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल इस हिसाब से अगर देखें, और इस बात का आपने जिक्र किया, ये सर्वेक्षण 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच किया गया। ये सर्वेक्षण इस समय की स्थिति बताता है कि आज स्थिति क्या है। और आज की स्थिति तो यही दिखाई पड़ती है सर्वे के आधार पे कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। ये बहुत बड़ा बहुमत नहीं है, लेकिन इतना काफी है कि वो अपने दम पे सरकार बना सके। 122 का आंकड़ा दरअसल चाहिए बिहार के अंदर अपने बहुमत को साबित करने के। लेकिन जब चुनाव की घोषणा शुरू हुई थी तब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी और जो नीतीश कुमार का गठबंधन है यानी जेडीयू और बीजेपी, ये काफी बहुमत से जीत सकते हैं। लेकिन जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं 133 से 143, ये दिखाता है कि दरअसल टक्कर उतनी आसान नहीं जितनी टक्कर होनी चाहिए, जितनी मजबूती टक्कर शुरू में लग रही, जितनी कमजोर टक्कर शुरू में लग रही थी। बिल्कुल आंकड़े तो साफ दिखा रहे हैं। अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से जाएं तो हमारा आकलन है एनडीए के पास 38% वोट है और महागठबंधन के पास 32% वोट है। 6% का फासला है। ये फासला बढ़ भी सकता है, ये फासला घट भी सकता है। ये जरूर है, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जब तक इस तरह के कोई सर्वेक्षण नहीं आए थे और आज से अगर 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले बात करें तो ऐसा लगता था कि एनडीए एक बड़ी जीत हासिल करेगी। आंकड़े नहीं बता रहे हैं कि बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन फिर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये आंकड़े 17-18 अक्टूबर तक के हैं। अभी आने वाले समय में चुनाव प्रचार होगा, प्रधानमंत्री को अभी 12 रैलियां करेंगे बिहार में। इसके बाद चीजें कैसे बदलती हैं, हालांकि इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता कि चीजें किस ओर बदलेंगी, लेकिन चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि यही तो कैंपेन का सारा अर्थ है। अगर कैंपेन के आधार पे पार्टियां वोटरों का मूड बदलने में असफल हो, तब तो ये कैंपेन किया ही ना जाए। तो चीजें बदल सकती हैं, बदलने का पूरा अनुमान है। और इस सर्वे के आधार पर अगर आप देखें, 14% ऐसे मतदाता हैं इन्हीं सर्वे में जो कहते हैं हमने अभी अपने वोट देने का मन नहीं बनाया है कि किस पार्टी को वोट देंगे। ये वो लोग हैं जो अपना मन बदलेंगे या मन बनाएंगे कि किस पार्टी को वोट देना है। इससे चीजें बदल सकती हैं।
संजय जी, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये 14% है या 24%? हाँ, ये दो अलग अलग सवाल हैं। हाँ। सवाल ये है कि आपने वोट देने का मन बना लिया है, उसमें 90% लोग कहते हैं हमने वोट देने का मन बना लिया है। उस आधार पे 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी मन ही नहीं बनाया। और फिर उन लोगों ने, जिन लोगों ने मन बना लिया वोट देने का, जब उनसे हमने पूछा आप किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, उनमें से फिर 14% लोगों ने अपने वोट देने का जो निर्णय है कि वो किसको वोट देंगे, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट देने का मन तो बना लिया, लेकिन वोट किसको देंगे उसका निर्णय नहीं लिया। तो कुल मिला के ये 14-15% के करीब है। दोनों को जोड़ के हम 24% नहीं मानेंगे इसको। 24% नहीं मानेंगे। लेकिन जो 14%, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी बड़ी संख्या है जो चुनाव को टिल्ट कर सकती किसी एक या दूसरे के पक्ष में? देखिए, कोई इस बात का आधार नहीं है कि हम माने ये 14% एक ही तरफ जाएंगे, लेकिन बड़ा प्रतिशत है 14%। इनमें से अगर 8-10% एक तरफ हो गए तो काफी निर्णायक हो सकता है। लेकिन इस बात का कोई आधार नहीं है, मानने की कोई कारण नहीं है कि हम ये मान बैठे कि ये 14% सिर्फ एक ही तरफ जाएंगे और उनका झुकाव दूसरी तरफ नहीं होगा। अमूमन जिस तरह से पार्टियां अगर जीतती हुई दिखती हैं, तो कभी-कभी उस तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये ना मान बैठे कि सिर्फ झुकाव उस तरफ होता है। जब पार्टियां हारती हुई दिखती हैं, उसके फेवर में भी कंसोलिडेशन होता है। तो ये 14% लोग जो हैं वो बटेंगे दोनों पार्टियों के बीच, और दूसरी छोटी पार्टियां उनके बीच भी बट सकते हैं। जो आपने आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से मेरा एक सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है, इसलिए एनडीए डिसाइसिव लीड लेता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, या इसको हम दूसरे संदर्भ में कहें कि जिस तरीके से छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज ने, खासतौर से जीडीएसएफ जिसको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उन्होंने अपना एक गठबंधन बना लिया है, ये गठबंधन दरअसल आपकी नजर में ये एनडीए को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन छोटे-छोटे गठबंधनों का आपने ज़िक्र किया, और ख़ासकर जिसको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी लीड कर रही है, जिसमें 3 पार्टियाँ हैं, बीएसपी है, आरएलएसपी है और एआईएमआईएम है। तकरीबन हमारे सर्वे के अनुमान के हिसाब से 7% वोट ये ले रहे हैं। ये ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को करेंगे, क्योंकि ये सब एंटी एनडीए वोट हैं। ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ वोट दे रहे हैं। अगर ये सारा गठबंधन, मान लीजिए एंटी एनडीए वोट एक जगह इकट्ठा होता, जिन 3 पार्टियों का मैंने जिक्र किया, अगर ये भी आरजेडी के साथ इनका गठबंधन होता है, तो मुझे लगता है एनडीए को बड़ी करारी टक्कर का सामना करना पड़ता इन चुनाव में। लेकिन वोट के गिरने की वजह, ज्यादातर वजह ये है, वोट हालांकि मामूली गिर रहे हैं, 1-2%। अगर हम 2010 के चुनाव के आधार पर देखें तो 1-1.5% का गिरावट है। इसकी वजह साफ है। इसकी वजह इसी के लिए है क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है जी, उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी नीचे जाती हुई दिखाई पड़ती है। कई संकेत हैं कि लोगों में नाराजगी है, गुस्सा नहीं है। ये जो कहते हैं कि बड़ा गुस्सा है, वैसा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग नीचे जा रही है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों का उतना उत्साह नहीं है जितना 2015 या 2010 में देखने को मिला। तो यही वजह है इनका वोट नीचे जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा लेड जो जीडीएसएफ है, अगर ये महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है और आपके सर्वे के हिसाब से 7% वोट इसको मिल रहा है, तो एलजेपी जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी वो उससे टूटकर अलग होती है और वो भी 6% वोट लेकर आ रही है। तो क्या दोनों एक दूसरे को काउंटर कर दे रहे हैं? यानी एक जिससे एनडीए को फायदा होना चाहिए था वो एनडीए से टूट गया, दूसरा जिससे महागठबंधन को फायदा होना चाहिए वो महागठबंधन से टूट गया, तो दोनों के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे? लगभग ऐसा ही दिखता है, लेकिन न्यूट्रलाइज करने में एक अंतर है। एलजेपी अपना ज्यादा से ज्यादा वोट जेडीयू का काट रहा है। उन्होंने बिल्कुल खुला ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है और वो अपने उम्मीदवार सिर्फ जेडीयू के खिलाफ उतारेंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा नुकसान जेडीयू को कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आरएलएसपी गठबंधन का सवाल है, जिनके बारे में हमारा आकलन 7% वोटों का है, वो ज्यादा नुकसान आरजेडी को करेंगे, क्योंकि उस गठबंधन का बड़ा हिस्सा आरजेडी है। कांग्रेस का जनाधार वैसे भी बिहार में कम है, और उसका जो तीसरा हिस्सा है उस गठबंधन का, लेफ्ट पार्टियां, उनका जनाधार तो और भी कम है। तो आरएलएसपी बड़ा नुकसान आरजेडी को कर रहे हैं, और इस तरफ जो एलजेपी है वो बड़ा नुकसान एक तरह से जेडीयू को करेंगे। बीजेपी अभी भी बची हुई है। बीजेपी इस पूरे खेल में सेफ दिखाई पड़ रही है।
बीजेपी के सेफ होने का कारण क्या लगता है? क्या मोदी जी की लोकप्रियता है, या बीजेपी का काडर या गठबंधन है, या उनकी उनकी जो पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी है वो? तीनों चीजों का आपने जिक्र कर दिया। हम्म, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी तो है, हम्म, और वो जब वो प्रचार करने आएंगे, और जैसा अखबारों में खबर है कि वो 12 रैलियां कर रहे हैं बिहार में, हम्म, उससे उनकी पॉपुलैरिटी, और सर्वेक्षण में भी दिखाई पड़ रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बरकरार है। हम्म, तो वो पॉपुलैरिटी का टेस्ट होगा जब वो कैंपेन करेंगे, उससे बीजेपी को वोट्स मिलेंगे। लोकसभा का जब चुनाव था उस समय हम लोगों ने जब सर्वेक्षण किए थे, तो उन सर्वेक्षणों के अनुमान पर हमने देखा था बीजेपी को जितने वोट मिलते हैं उसका 1/3 वोट सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए लेकर आते हैं। हम्म, और कई राज्यों में इसकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इनकी संख्या हम्म, बहुत ज्यादा थी, और उनमें बिहार भी एक ऐसा राज्य था। तो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पॉपुलैरिटी, उनकी छवि बीजेपी को मजबूती दे रही है। हम्म, नीतीश कुमार की एक तरह से नीचे जा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट बीजेपी आगे बढ़ेगी। हम्म, जिस तरह से गठबंधन है, जिस तरह से बीजेपी के फेवर में लोग गोलबंद हैं, खासकर अपर कास्ट के वोटर हम्म, और लोअर ओबीसी का वोट, जिस तरह से बीजेपी को पिछले कई चुनावों में मिलता रहा है, हम्म, उस हिसाब से भी बीजेपी एक तरह से मजबूत पार्टी दिखाई पड़ रही है। और तीसरी बात, चिराग पासवान ने खुला ऐलान किया है कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, हम्म। सिर्फ जेडीयू के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। इस बात का भी फायदा बीजेपी को मिल रहा है। बिल्कुल। नीतीश कुमार, अभी आपने कहा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी और उनकी लोकप्रियता तो इंटैक्ट है बिहार के अंदर भी, लेकिन नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का आपने आकलन किया है अपने सर्वे में, और उसमें आपका आपका ये कहना है कि 2015 में जब चुनाव हुए थे तब नीतीश कुमार के काम से लोग 80% लोग संतुष्ट थे, जो 2010 में थे वो 77% लोग संतुष्ट थे। आज की तारीख में इसमें बहुत जबरदस्त कमी आई है, सिर्फ 52% लोग हैं जो संतुष्ट हैं। इसी के हिसाब से आपने ये आपका सर्वे ये भी कहता है कि 44% लोग जो है वो नाखुश हैं नीतीश कुमार से, जबकि 2015 में जब चुनाव हुए हो रहे थे तब 15% लोग ही उनसे नाखुश थे। ये 52% का आंकड़ा और 44% का जो नाखुशी है, ये तो दिखाता है कि जेडीयू साफ भी हो सकती है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट नहीं नजर आते लोग। नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट नहीं नजर आते। जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, ये सरकार के कामकाज से संतुष्टि और असंतुष्टि है। हम्म, अगर आप 2015 से तुलना कर लें या 2019 से तुलना कर लें, निश्चित रूप से बहुत स्टीप गिरावट है, बहुत शार्प डिक्लाइन दिखाई पड़ता है। हम्म, कहाँ एक तरफ 80% लोग काम सरकार के कामकाज से खुश, वो गिर करके सीधा हम्म, 56% 55% पर आ गया है। हम्म, लेकिन अभी भी जेडीयू के साफ होने की गुंजाइश इसी के लिए नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि फेवर जो ओपिनियन है वो फेवरेबल है गठबंधन के तरफ। हम्म, 55-56% लोग खुश हैं और 44% लोग नाराज हैं। ऐसी स्थिति नहीं आई है कि ज्यादातर लोग नाराज हैं हम्म, और कम लोग खुश हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाती तब तो शायद जेडीयू के लिए बहुत ही मुश्किल होता ये चुनाव। लेकिन मुश्किलें हैं उनके लिए, मैं बार हम्म, बार कह रहा हूं उनके लिए मुश्किलें हैं। हम्म। लेकिन क्या इतना मुश्किल है ये चुनाव कि वो चुनाव हार जाए बीजेपी के गठबंधन के साथ? ऐसा अभी नहीं दिखाई पड़ता। संजय जी, एक और आंकड़ा आपने के सर्वे में दिखाई पड़ रहा है, वो ये है कि नीतीश कुमार की वापसी मुख्यमंत्री के तौर पर 38% लोग कह रहे हैं कि वो वापस हों, लेकिन 43% लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनकी सरकार नहीं बननी चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार बीजेपी जेडीयू गठबंधन का चेहरा है, अमित शाह ने भी इस बारे में कहा है और बीजेपी भी लगातार इस बारे में फोकस कर रही है। तो जब वो चुनाव का चेहरा है, उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनाने का दावा कर रही है, और उनके खिलाफ अगर लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिर रहा है और ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार वापस होनी चाहिए, तो ये उलटफेर आपको दिखाई नहीं पड़ता, या आपको लगता है कि चुनाव प्रचार जैसे जैसे बढ़ेगा ये थोड़ा सा वो इसको मैनेज कर लिया जाएगा? देखिए आशुतोष, अगर हम पहले के चुनाव को देखें, जब हम्म, बीजेपी और जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ा, हम्म, तब कई बार ऐसा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मोदी अलग प्रचार कर रहे हैं और नीतीश कुमार अलग प्रचार कर रहे हैं। हम्म, इस बार चुनाव प्रचार की पूरी स्ट्रैटेजी देखिए। जितने चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री करेंगे वो नीतीश कुमार के साथ करेंगे। हम्म, आंकड़े निश्चित रूप से ये संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ नाराजगी कुछ ज्यादा है। हम्म, यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री उनके साथ मंच पर होंगे, और एक रैली में नहीं, दो में नहीं, तकरीबन 12 या 14 रैलियां दोनों साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की छवि, उनके भाषण की शैली, उनका अपील, और वो जिस तरह से वोटरों को
एक तरह से अपील करेंगे और नीतीश कुमार साथ होंगे, इससे उनका स्टॉक, अगर हम स्टॉक मार्केट की भाषा में कहें तो वो थोड़ा ग्राफ ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और जो बहुत नाराज लोग दिखाई पड़ते हैं, शायद उनमें इस बात की उनका मन बदलने लगेगा और कहेंगे और ये सोचने लगें कि चलो एक मौका और दिया जाए। और वैसे भी विपक्ष के नेताओं के बारे में, उनकी जो छवि है उसके बारे में कोई बहुत पॉजिटिव ओपिनियन दिखाई नहीं पड़ता, एक्सेप्ट तेजस्वी यादव के बारे में। अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र के अंदर हुए, जहां बीजेपी शिवसेना गठबंधन ये दावा कर रही थी कि वो 220 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, और कई ओपिनियन पोल्स ने इस बारे में भी कहा कि 240 सीटें भी हो सकती, कुछ ने कहा 260 सीटें हो सकती दोनों गठबंधन के साथ मिला के। जो नतीजे आए वो करीब करीब 40% कम वोट सीटें मिली दोनों गठबंधन को मिला के। उसी तरीके से हरियाणा के अंदर आपने देखा कि जहां बीजेपी बहुत कंफर्टेबल अपने को महसूस कर रही थी, उसको लग रहा था कि वहां उनकी सरकार अपने बल पर बन जाएगी, और ओपिनियन पोल्स भी इस बारे में इशारा कर रहे थे, वहां पे वो जो बीजेपी है वो जो बहुमत का आंकड़ा था उनसे 10 सीट कम लेकर आई एक तरीके से, और अपने बल पे सरकार बनाने के लिए उसको दुष्यंत चौटाला के साथ जाना पड़ा। इसी तरीके से झारखंड के अंदर भी देखा, तो जो नेशनल लेवल पे जो जो जिस तरीके से वोटर बिहेव कर रहा है या वोट दे रहा है, उस तरीके से विधानसभाओं में बीजेपी या एनडीए के प्रति वो प्रेम दिखाई नहीं पड़ता है। तो एनडीए बिहार के अंदर जो स्थिति है, जो भी आपका सर्वे भी बता रहा है, तो वैसी स्थिति में उलटफेर आपको लगता है या नहीं लगता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, लेकिन बीजेपी की पॉपुलैरिटी राज्यों के अंदर उतनी नहीं है, जेडीयू की स्थिति पहले से भी गंभीर नजर आ रही है, तेजस्वी यादव की सभाओं में काफी भीड़ दिखाई पड़ रही है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? आपने विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तुलना की, वोट प्रतिशत की तुलना की और पार्टियों के परफॉर्मेंस की तुलना की। कभी भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में वोटों का प्रतिशत एक जैसा नहीं होता बड़ी पार्टियों के लिए। बड़ी पार्टियों का वोट गिरता है। जब यूपीए का शासन था 2004 से लेके 2013 के बीच, 14 के बीच में, तब भी अगर आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तुलना करेंगे तो कांग्रेस, जो एक समय उस समय बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उनके वोटों में भी गिरावट आता था जब जब विधानसभा होते थे राज्यों में। ऐसी स्थिति जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, ये देखने को मिल रहा है। और इसके पहले भी अगर हम मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान की बात करेंगे तो इसी तरह के ट्रेंड दिखाई पड़ेंगे। निश्चित रूप से बड़ी पार्टियों को सावधान रहना पड़ता है जब वो विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, और वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि हमने लोकसभा का चुनाव जीत लिया तो इसी के लिए विधानसभा के चुनाव तो बिल्कुल केक वॉक होंगे। जिन आंकड़ों का जिक्र हम कर रहे हैं, इन आंकड़ों से बीजेपी भी वाकिफ है, जेडीयू भी वाकिफ है। उनको पता है कि उस तरह के वोट, जिस तरह के वोट उन्हें लोकसभा में मिले, उस तरह से नहीं मिलेंगे। लेकिन इतना उलटफेर कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन चुनाव हार जाए, इसकी संभावना थी, लेकिन वो संभावना विपक्ष ने एक तरह से मौका गंवा दिया है। अगर विपक्ष का वोट एकजुट होता, एनडीए एनडीए वोट एकजुट होता, इसकी संभावना बनी रहती। अगर, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया, अगर उपेंद्र कुशवाहा, बीएसपी, पप्पू यादव और एआईएमआईएम, अगर ये सब इकट्ठा हो गए होते आरजेडी की छत्र छाया में, आरजेडी के नीचे, आरजेडी के साथ गठबंधन किया होता, तब शायद ये चुनाव बिल्कुल अलग होता। लेकिन चूंकि एनडीए वोट बट रहे हैं अलग अलग खेमों में, तो एनडीए का वोट नीचे आने के बावजूद सीटें इनकी बहुमत के बहुत करीब या उससे पार जाती हुई दिखाई पड़ रही। ये कोरोना के समय में ये अकेला चुनाव फिलहाल है, और कोरोना में जिस तरीके से जो देश की स्थिति है या जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है, क्या इसका कोई रिफ्लेक्शन बिहार के चुनाव में दिखाई नहीं पड़ रहा है कि लोग, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ 23.9% दिखाई पड़ रही है, कोरोना को लेकर बिहार के अंदर काफी मिसमैनेजमेंट हुआ है, गरीबों को लेकर काफी तकलीफ हुई है, क्या इसका कोई रिफ्लेक्शन बिहार के चुनाव में दिखाई नहीं पड़ रहा आपको? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। अगर आप वोटिंग इंटेंशंस को देखें, जो सवाल हमने पूछा आप किस मुद्दे पर वोट देंगे, तो ऐसे सारे मतदाता जो कहते हैं हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं, उनमें बड़ी तादाद में वोटर कह रहे हैं वो एनडीए को वोट देंगे। और ऐसे वोटर जो कहते हैं हम गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर वोट देंगे, उन वोटरों में से बड़ी तादाद में वोटर गठबंधन के लिए वोट दे रहे हैं। लेकिन
अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो ऐसे वोटरों की तादाद कहीं ज्यादा है जो कहते हैं विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, ये विकास के लिए वोट है और हम बिहार के विकास के लिए वोट दे रहे हैं। तो इन चीजों का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है सर्वे में। बड़ी अगर हम 2015 के चुनाव से तुलना करें मुद्दों के बारे में, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा इस बार कहीं ज्यादा बड़ा है 2015 के चुनाव की तुलना में। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है, लेकिन विकास का मुद्दा थोड़ा ज्यादा हावी होता हुआ दिखाई पड़ता है। और जो विकास के मुद्दे को देखकर वोट देने का मन बना रहे हैं, वो एनडीए की तरफ वोट देने के मूड में अभी दिखाई पड़ते हैं, जब हमने 10 से 17 अक्टूबर के बीच सर्वे किया। क्या कोविड का मिसमैनेजमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कहीं पे? कोविड का मिसमैनेजमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इन आंकड़ों का जो खेल रहा है, लोग ऐसा समझते नहीं है। हम और आप बात करते हैं कोविड को कैसे हैंडल किया जाए, अस्पतालों की स्थिति खराब है, ये तो लोग भी कहते हैं, लेकिन कोविड की स्थिति को मिस हैंडलिंग की स्थिति की बात जनता नहीं कहती है। और इसकी वजह बहुत साफ है, बार बार जनता को वो आंकड़े दिखाए गए कि विदेशों में क्या हो रहा है। ऐसे देश जहां पे जो बड़े विकसित हैं, अमेरिका, स्पेन, जापान, इंग्लैंड और तमाम तरह के देशों में स्थिति हमारे से भी खराब रही। उस हिसाब से जनता को ये चीज परोसा गया बार बार कि हमने कोविड को अच्छे से संभाला है। और ये बात जनता के मन में घर कर गई है। जनता ये नहीं मानती है कि कोविड की स्थिति को बहुत बुरी तरह से हैंडल किया सरकार ने। तो इस बारे में सरकार की पिटाई नहीं होने वाली है। बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल, आपका सर्वे एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है। वो ये कहता है कि इस चुनाव के अंतर्गत, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से सीन से बाहर हैं, पूरी महागठबंधन की कमान तेजस्वी यादव के पास है, जो अभी बमुश्किलन 30 या 32 साल की जिनकी उम्र है और जिनके बारे में कहा जा रहा है ग्रीन हॉर्न है एक तरीके से, उनकी लोकप्रियता और नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कोई बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या ये माने कि इस चुनाव से तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के तौर पर बिहार में उभर आए हैं और नीतीश को वो इस वक्त चुनौती दे रहे हैं बराबर की? अगर नीतीश कुमार को कोई चुनौती दे रहा है तो वो सिर्फ तेजस्वी यादव हैं। इस लिहाज से तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। इन चुनाव में उभर कर आएंगे कि नहीं, ये तो समय बताएगा। 10 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी तब पता चलेगा। लेकिन एकमात्र नेता बिहार में तेजस्वी यादव हैं जो नीतीश कुमार को एक चुनौती देने की स्थिति में हर चुनौती दे रहे हैं। हमारे आंकड़े साफ बताते हैं कि नीतीश कुमार एज अ मुख्यमंत्री, उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है और तेजस्वी यादव ने काफी एक तरह से रफ्तार पकड़ी है और उनकी पॉपुलैरिटी नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी से मात्र 4-5% ही कम रह गया है। तो तेजस्वी यादव दिखता है एक भविष्य कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आ सकते हैं। दर्शकों को मैं बता दूं कि दरअसल चुनाव तो एक ओपिनियन पोल है ये, और ओपिनियन पोल के आधार पे किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन एक जरूर इस बात का आइडिया लगता है, इस बात के संकेत जरूर मिलते हैं कि दरअसल चुनाव इस वक्त जो बिहार में हो रहे हैं वो किस दिशा में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कौन नेता कितना लोकप्रिय है, कौन कौन से मुद्दे हैं या किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अंतिम नतीजा जो है, जैसा कि संजय जी ने कहा कि वो 10 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी तभी शुरू होगी। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है, बिहार का ये चुनाव एक ऐसा अकेला चुनाव है पिछले 30 सालों का जो मुझे याद पड़ता है जिसमें लालू प्रसाद यादव की किसी तरीके की कोई भागीदारी नहीं है और ना ही रामविलास पासवान की कोई भागीदारी है, पोस्टर पे भी नहीं है। पोस्टर पर भी नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव अब एक अतीत का हिस्सा हो चुके हैं, रामविलास पासवान अतीत का हिस्सा हो चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की लोकप्रियता नीचे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो मंडल की पॉलिटिक्स थी वो उसके जो तरीके से सूरमा हुआ करते थे, शरद यादव जो सूरमा हुआ करते थे, अब वो अस्ताचल की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और बिहार शायद एक नई राजनीति के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अगर बिहार के चुनाव में अगर आरजेडी के पोस्टर्स पर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर नहीं है और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की लोकप्रियता अगर कम हो रही है, तो यह भी हो सकता है आने वाले दिनों में चुनाव जो है वो बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरे और वो आने वाले काफी सालों तक वहां की राजनीति को नियंत्रित करे या वहां की राजनीति में गहरी भूमिका निभाए। फिलहाल अंतिम नतीजा 10 को होगा। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।